चलो, एक क्वेश्चन है, वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी, बहुत ही ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 8/3 है ना, एम वी स्क्वायर प्लस एम ए, एक इक्वेशन है ना, गिवन, एक इक्वेशन गिवन है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 8/3 एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। आपको चेक करना है वेदर द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना। तो हम कैसे चेक करते हैं, इक्वेशन के एलएचएस आरएचएस के डायमेंशनल फॉर्मूलाज अगर सेम हुए तो करेक्ट, और अगर सेम नहीं हुए कोई एक भी तो इनकरेक्ट, है ना। तो आप लोग मुझे बताएं ऐसे ही, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, और अगर इनकरेक्ट है तो कौन सी टर्म बाकी से अलग है ना। एलएचएस क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो यूनिवर्स में कोई भी एनर्जी हो, वर्क एनर्जी, वर्क या किसी भी एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है ना। धीरे धीरे ये याद हो जाए तो अच्छा है। वर्क के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वही एनर्जी के लिए भी होता है, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 l2 t-2, आई थिंक ट्रू। काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी, डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी के लिए, वर्क के लिए ये होता है m1 l2 t-2। अब आरएचएस की बात करें, है ना, आरएचएस की बात करें तो आरएचएस में है 8/3 एम वी स्क्वायर प्लस एम ए, है ना। तो 8/3 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक नंबर है, किसी नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, मतलब m0 l0 t0। तो अब आप क्या लिखेंगे, m के लिए, मास के लिए m1 इतना भी लिख सकते हैं ना। एक बार स्टार्टिंग में स्टूडेंट कह रहा था ना कि m1 l0 t0 ऐसा। तो अगर ओनली मास है m तो m1 भी लिख सकते हैं। ये v है, v मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का स्क्वायर। ओनली वेलोसिटी के लिए आप क्या लिखते हैं, m0, जीरो वाली चीज अगर मैं नहीं लिखूं तो क्या होगा, l1 -1 और इसका होल स्क्वायर, v का स्क्वायर है ना, प्लस t-1। वीडियो ठीक चल रहा है आपके उधर सभी के। और ये एम ए, एम मास है तो मास के लिए m1, और l0 होगा t0 होगा, जस्ट लिखा नहीं, आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर भी m1 l0 t0, यहाँ पर भी m1 l0 t0, यहाँ पर क्या लिख सकते थे m0, बाकी तो ठीक है l1 t-1 होल स्क्वायर है अभी, है ना। ए एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, m0 नहीं लिखता, चलिए l1 t-2, ये कवर कर रहा है, यस बिल्कुल ठीक है, सब कुछ कवर कर रहा है। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट से पहले होल स्क्वायर करना पड़ेगा, m1। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशन गिवन है, आपको चेक करना है, ऐसे इक्वेशन होते हैं क्या, वेदर द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट, वेदर द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, एलएचएस डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया, अब आरएचएस के लिए तो l2 t-2, देखिए भाई, है ना, l1 t-1 का होल स्क्वायर है, हो गया l2 t-2, l1 t-1 का होल स्क्वायर है तो l2 t-2। यहाँ पर आप चाहें तो कंबाइन कर सकते हैं m1 l1 t-2। ओके, अब फर्स्ट स्टेप में m1 l2 t-2, m1 l1 t-2, तो ये है आपका RHS, है ना, ये है आपका RHS 8/3 mv स्क्वायर प्लस ma। तो बताइए करेक्ट और इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है सर। इनकरेक्ट का रीजन है, इसको आप देखें, इसको आप देखें और इसको आप देखें, है ना, 1 2 एंड 3, इन तीनों को ध्यान से देखिए।
LHS में एक ही टर्म है, RHS में दो है, इन तीनों को देख के तो गड़बड़ कहाँ आ रही है, यहाँ पर है ना, L की पावर 1 है, यहाँ L की पावर 2 है, यहाँ L की पावर 2, बस L की पावर में यहाँ पर चेंज आ रहा है, दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। और आपको पता भी होगा Ma क्या होता है, फोर्स होता है ना, और फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। तो फोर्स और एनर्जी को आप सम नहीं कर सकते, जैसे सबसे पहले आपको बताया था, आई थिंक ऐसे कुछ बताया था मैंने, 5 kg प्लस 2 मीटर, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? तो 5 kg प्लस 2 मीटर इम्पॉसिबल है ना, अनलाइक फिजिकल क्वांटिटी को हम सम नहीं कर सकते। तो ऐसा ही हुआ, ये फर्स्ट टर्म कुछ ना कुछ एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर टर्म आ गई इसलिए, बट एम ए एनर्जी नहीं है, एम ए तो फोर्स ही है, तो एनर्जी और फोर्स म्यूचुअली एड अप नहीं हो सकते, दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट। ठीक है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, या इसमें ऐसे लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, है ना, आप लिख सकते हैं, एक लैंग्वेज लिख लो, क्योंकि हमें पता तो लग गया क्या है, बट एग्जाम में जब आपको लिखना हुआ तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, इसलिए है ना, लास्ट में एक लाइन लिख लो, क्या, as the dimensional formulas, as the dimensional formulas, हेलो सर। yes, बोलो, आ रही है ना आवाज? ओके, तो लिखिए, as the dimensional formulas of each term of given equation, as the dimensional formulas of each term of given equation, are not same, are not same, are not same, hence the given equation, hence the given equation is said to be dimensionally incorrect, hence the given equation is said to be dimensionally incorrect। इनकरेक्ट वाली भी टर्म्स, हेलो सर। जी बोलिए। सर इसके अंदर 8/3 यूज क्यों नहीं किया? हाँ, एक बार पहले भी शायद किसी ने पूछा था कि वो 1/2 को यूज क्यों नहीं किया ना, तो बिल्कुल वही लॉजिक है, हाफ एम बी स्क्वायर में उस दिन बताया था, इसमें भी सेम रीजन है कि 8/3 क्या है, एक प्योर नंबर है, एक प्योर नंबर है, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो जिसकी यूनिट नहीं होती, जिसका डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, तो उसके आगे बढ़ जाते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या दिख रहा है, मास, मास फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट भी होती है, जिसका डायमेंशन भी होता है, आपके सामने। वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की यूनिट भी होती है, डायमेंशन भी होता है, तो बस इतनी सी बात है। 8/3 एक प्योर नंबर है जिसकी कोई यूनिट, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, दैट्स इट, है ना, इसलिए हम इसके लिए कुछ भी नहीं लिखते। इसके लिए क्या, किसी भी फॉर्मूला में आपको कभी भी कोई क्वेश्चन मिल जाए और किसी फिजिकल क्वांटिटी के आगे कोई नंबर लिखा रहे, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं लिखना, उसके लिए कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता, दैट्स इट, ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपको बी हेडिंग लिखना है, ए हेडिंग हमने पढ़ा है ना, कंसिस्टेंसी चेक करते हैं हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज यूज लेकर, और आपको अच्छे से पता लग गया कि आपको कोई भी फॉर्मूला, कोई भी इक्वेशन दे दे और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कहें, तो आप उस गिवन इक्वेशन की हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला पता करोगे, अगर सारे डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो गिवन इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट, ठीक है। सेकंड पर आते हैं, सेकंड यूज डायमेंशन फॉर्मूला का, सेकंड यूज डायमेंशन फॉर्मूला का, है ना, conversion of unit of physical quantity from one system of unit to another, इसको फटाफट लिख लो, conversion of unit of physical quantity from one system of unit to another system of unit।
सर ये जो आपने कल एंड किया था उसी के नीचे लिखना है। हाँ, कल जो हमने एंड किया था ना, उसके बाद एक क्वेश्चन अभी हमने कर लिया, हाँ सर। एक इक्वेशन हमने की और वो इनकरेक्ट मिली हमको। उसके बाद अब ये आ गया हेडिंग बी, है ना, ओके सर। ये आ गया हेडिंग बी, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन हो सिस्टम गया ऑफ सर। टू अनदर। तो ये जो ए हेडिंग था ना, ए के बाद बी आया, आपको पता लग जाएगा। अब इसके बारे में कुछ सुन लीजिए, समझ लीजिए। आपको एक पुरानी बात याद दिला देता हूँ, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी क्यू है, कोई भी हो सकती है फिजिकल क्वांटिटीज, है ना, बहुत सारी आप जानते हैं। उसको कैसे लिखते हैं, तो एक प्योर नंबर और उसकी यूनिट, इसके प्रोडक्ट से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे कुछ लेंथ है, लेंथ आपको कह दिया 2 मीटर, सेम लेंथ को आप 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, लेंथ, है ना। 2 क्या है, एक नंबर, और मीटर क्या है, उसकी यूनिट। इसी तरह से नीचे लिखा है लेंथ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सेम लेंथ, ट्रू, सेम लेंथ, बट इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। तो लेंथ तो उतनी ही है, 2 मीटर कहो या 200 सेंटीमीटर कहो, लेंथ तो उतनी ही है, बट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में, सीजीएस सिस्टम में है, ठीक बात है ना। तो ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी, जैसे 5 kg या 5000 ग्राम। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीजें होती है, एक नंबर और एक उसकी यूनिट, और एन का और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है ना। डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एन चेंज होता है, यू चेंज होता है, ठीक है। इससे, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को यूज लेकर आज हम एक नया काम करेंगे। चलिए लिखिए, लिखिए इसके अंदर, consider a physical quantity q, consider a physical quantity q, capital Q, consider a physical quantity q, है ना। आगे लिखिए, let n1 be the numerical value and u1 be the unit. Let n1 be the numerical value and u1, small u है ना, and u1 be the unit of that physical quantity, of that सर यूनिट physical के बाद quantity, क्या है? you know, u1 be the unit of that physical quantity in one system of unit, in one system of unit, in one system of unit, full stop। फुल स्टॉप। आगे लिखिए, फुल स्टॉप के बाद लेट n2, ये एक काम करते हैं, है ना, फुल स्टॉप लगा दिया आपने, फुल स्टॉप के बाद कुछ नहीं लिख, दैट इज q इक्वल टू n1 इंटू u1, इक्वेशन 1, है ना। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और उसकी यूनिट u1 है, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, n1 इंटू u1। जैसे आपसे कह दें, है ना, वही बात, इजी एग्जांपल, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, q फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 5 है और यूनिट kg है ना। तो आप इन तीनों को जोड़कर क्या लिखेंगे, मास इक्वल टू 5 kg, है ना। तो हमने इसी तरह से कहा कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है, क्योंकि जनरल फॉर्मूला बनाना है इसलिए सिंबल देना पड़ता है। कोई फिजिकल क्वांटिटी Q है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, ठीक है, n1 है, और उसकी यूनिट u1 है। तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, है ना, इस तरह से। हेलो सर। यस, इक्वेशन 1 बोलिए। सर सर है ना, ये Q इज इक्वल्स टू n1 इंटू u1 लिखा ना, तो सर yes. इसके पहले जो
कहा था आपने सर, एक बार रिपीट करो ना, मेरे ऑडियो प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम। हाँ, इक्वेशन 1 के पहले हमने यही लिखा था, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, n1 क्या है, n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u1 इज द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, of that physical quantity, full stop. That is q equal to क्या होगा, n1 into u1. ओके, तो मैं बस यही कह रहा था कि अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता हो और यूनिट पता हो तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं। ये तो एग्जांपल है और ये है एक जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है, इक्वेशन 1। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने कहा न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है, यूनिट u1 है। इक्वेशन 1 के बाद लिखिए लेट n2, अब अनदर है ना, दूसरे की भी बात कर लेते हैं। लेट n2 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u2, लेट n2 बी द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u2 बी द यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी q, be the unit of same physical quantity q in another system of units। सर रिपीट करना है ना, कोई दिक्कत नहीं, सुन ले। लेट n1 तो हो गया, लेट n2 be the numerical value and u2 be the unit of same physical quantity q, of same physical quantity q in another system of unit, in another system of units, then q equal to अब बताइए q को और कैसे लिख सकते, सिंपल सी बात है, बोलिए, कोई एक जना बोल दो, चलो। then q equal to n2 into u2, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। बहुत इजी चीजें हैं, बट है क्या, सिंबल है, ये सिंबल है। और जैसे एग्जांपल हम कहते हैं ना, लेंथ इक्वल टू 2 मीटर, जैसे इक्वेशन 1 है ना ऐसे, और लेंथ इक्वल टू 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो एग्जांपल्स देखो कितना इजीली समझ में आता है। तो ये है जैसे n1 और ये है u1 फर्स्ट इक्वेशन के कंपैरिजन में, और ये है लेट n2 और ये है u2, ये एक एग्जांपल है लेंथ का। फिजिकल क्वांटिटीज आप जानते हैं बहुत सारी होती है, फंडामेंटल तो फाइनाइट है, बट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज बहुत सारी होती है। चलिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का LHS सेम है, फिजिकल क्वांटिटी वही है कैपिटल Q, ठीक है। देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैं लिख रहा हूं n2 into u2 इक्वल टू n1 into u1, तो दिक्कत ही नहीं है। और फिर एक इक्वेशन 3 आप बना के रख लो, n2 इक्वल टू n1 into u1 अपॉन u2, है ना। इतना काम कर लो, हो जाए तो जल्दी बता दो। हो गया सर। हो गया सर। ओके, तो इक्वेशन 3 तक काम हमने कर लिया। तो आप हेडिंग पर थोड़ा देखें हम कर क्या रहे हैं आज। आज हम डायमेंशनल फॉर्मूलाज का सेकंड यूज कर रहे हैं, और वो यूज क्या है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। जैसे कुछ तो आप बहुत इजीली जानते हैं, जैसे आपसे मैं कहूँ 36 किलोमीटर पर आवर, है ना, इक्वेशन 3 पर रोक देना है ना, आगे इसको रोक दिया अभी डेरिवेशन। 36 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं आप, है ना। एक फैक्टर जानते हैं आप, कुछ याद है, एक फैक्टर यूज लेते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। आप डायरेक्ट जानते हैं, डायरेक्ट जानते हैं, क्योंकि बहुत इजी फिजिकल क्वांटिटी है स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। सही लिखा क्या मैंने, 36 को किससे प्रोडक्ट करना पड़ता है, 5/18 से, और वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकंड में। तो ये कन्वर्जन है। जैसे आपसे कहें 2 kg, तो 2 kg हाउ मेनी ग्राम, तो आप फटाफट कहते थे 2000 ग्राम, क्योंकि आपको पता है ये इजी फिजिकल क्वांटिटीज है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। बट अगर आपसे कहें
9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करो, है ना। ये तो ज्यादा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड, बट हाँ पहले जो दो एग्जांपल थे उससे तो कॉम्प्लिकेटेड है। और बहुत सारी चीजें हैं, वर्क है, पावर है ना, फोर्स है, मोमेंटम है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटीज होती है। अगर आपको एमकेएस सिस्टम में वैल्यू गिवन हो और आपसे सीजीएस में पूछ ले, तब आपको एक फॉर्मूला यूज लेना पड़ता है। वो फॉर्मूला हम डेराइव कर रहे हैं और उसको यूज लेकर कुछ एग्जांपल भी देखेंगे। एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू पता करना, है ना, वैल्यू पता करना। दिख रहा है आपको N1 फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू है, N2 सेम फिजिकल क्वांटिटी की सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या है, वैल्यू है। इक्वेशन 3 के बाद अब एक बात आप याद कीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला क्या N2 होता का है? तो होगा, नहीं 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 नहीं, N2 का होगा N2 सर। नहीं, N2 नहीं, एक बेसिक बात पूछ रहा हूं, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में किसका रिप्रेजेंटेटर होता है? यूनिट्स का। यूनिट्स का, है ना। आप डेफिनेशन देख लो एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 2 3 पेपर पीछे ही होगी। डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है? रिप्रेजेंटेटर होता है किसका? यूनिट का। एक्चुअल में एक एक्सप्रेशन होता है जो किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिट को, फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को। तो एक बात मुझे आपको रिकॉल करवानी थी, है ना, आपने सभी ने आई थिंक देख लिया होगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में किसका रिप्रेजेंटेटर होता है? यूनिट का, और एक्चुअल में उसको यूनिट ही बोलते हैं, बट लिखने का मेथड आप जानते हैं, बिग ब्रैकेट में रखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो याद दिला दिया मैंने, अभी काम आएगा। इक्वेशन 3 के बाद लिखिए, देखिए, इफ m1, L1 and T1, m1, L1 and T1 be the units of, फटाफट लिख लो, be the units of mass, comma, है ना, mass, comma, length and time, respectively in first system of unit, respectively in first system of units, in first system of units, then, अब लाइन चेंज करके देन, तो एक लाइन आपको लिखनी थी क्या, इफ m1 कैपिटल है ना, कैपिटल M, कैपिटल L, कैपिटल T be the units of mass, length and time in first system of units, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ना इसमें, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, देन u1 इक्वल टू, देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, m1 रेज टू द पावर a, l1 रेज टू द पावर b, t1 रेज टू द पावर c। अब बात को समझें, हमें पता है, क्या पता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर होती है तो एम एल टी की कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट्स होती है, कभी नॉन जीरो होती है, कभी जीरो होती है, कभी प्लस में होती है, कभी माइनस में भी होती है। बहुत सारी टेबल में आपने बना भी रखा है, जैसे फोर्स के लिए आप क्या लिखते हैं, m1 L1 T-2, है ना, लिखते हैं, बिल्कुल सही है। एक्सेलरेशन के लिए आप क्या लिखते हैं, m0 L1 T-2। तो m की, l की, t की कुछ ना कुछ एक्सपोनेंट्स मतलब पावर्स होती है, और उसको हमने वेरिएबल स्मॉल a, वेरिएबल स्मॉल c, b एंड वेरिएबल स्मॉल c लिखा है। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एक्चुअल में क्या है, पावर्स है, एक्सपोनेंट्स है, जनरल फॉर्मूला है। चलिए, तो फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में u1 क्या है, यूनिट है, और अभी अभी आपको बताया था, याद दिलाया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, यूनिट का रिप्रेजेंटेटर होता है। तो u1 एक्चुअल में क्या है, m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। तो m1 l1 t1 हमने फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में माना है, ठीक है, ओके। हो गया यहां तक? यस सर। है ना। तो इस बात को ध्यान में रखकर कि एक्चुअल में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है,
यूनिट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। चलिए इक्वेशन 4 के बाद लिखिए इफ, अब सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करेंगे और टॉपिक को एंड करेंगे, फिर जब हम इनके यूजेस पढ़ेंगे तब आपको इनका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा और दिमाग में और अच्छे से बैठेगी बात। इक्वेशन 4 के बाद लिखिए इफ m2, जैसे यहाँ m1 l1 t1 लिया था, यहाँ पर लिखेंगे इफ m2 कॉमा l2 एंड t2, m2 कॉमा l2 एंड t2 be the units of mass comma length and time in, फटाफट लिखिए, mass comma length and time in second system of units, in second system of units, then, तो अब आप बताओ सर टाइम के बाद क्या है? टाइम है ना, तो क्या लिखा है ना, कंप्लीट हो गया था ना m1, यहाँ पर तो m2 l2 एंड t2 be the mass length and time of, है ना, टाइम, यूनिट्स ऑफ, यूनिट्स थी ना ये, तो देख लो कंप्लीट क्या लिखा है, इफ m2 l2 एंड l2 be the units of mass comma length and time in second system of units, है ना, in second system of units, then बोलिए कोई एक जना, U2 equals to M2A L2 हाँ, क्योंकि आपको आप to the देखो power B। फिजिकल क्वांटिटी वही है, इसलिए डायमेंशन चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो आप सही सोच रहे हैं जो बोल रहे थे, m2 रेज टू द पावर a, l2 रेज टू द पावर b, t2 रेज टू द पावर c, इक्वेशन नंबर 5। जानबूझकर मैं इक्वेशन बना रहा हूँ 4 5 ताकि आपको लिखने में ठीक है। चलिए अब मुझे इक्वेशन 4 को 5 को यूज लेना है 3 में, और फॉर्मूला बनेगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ठीक है। तो इस प्लेस पर हम फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे बाय यूजिंग इक्वेशन 4 and 5 in equation 3 we get इक्वेशन 3 को ध्यान से देखें, n2 इक्वल टू, इक्वेशन 3 को ध्यान से देखें, n2 इक्वल टू n1 एज इट इज इनटू, अब u1 के प्लेस पर मैं लिख रहा हूं m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। जब ये थ्योरेटिकल काम जो हम कर रहे हैं पूरा हो जाएगा, फिर हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। जैसे मैं आपको इजी एग्जांपल्स बता रहा था बीच में, इक्वेशन 3 के बाद में थोड़ा रुक गया था कि इजी फिजिकल क्वांटिटीज दे तो आप तो डायरेक्ट ही बता देते हैं, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है, बट कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल क्वांटिटी हो तो बता नहीं पाते, इन जनरल बता नहीं पाते। ओके, u2 के प्लेस पर m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c, ठीक है। डन यहाँ तक, डन गाइस? यस सर। यस सर। डन यहाँ तक। अब मुझे आप बताओ, अगर आपको कह दें x की पावर a है, चलिए x की पावर 3 है और y की पावर भी 3 है, तो एक ऑर्डिनरी सी बात है ना, x और y को कंबाइंड होल पावर भी तो कर सकते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। पावर इक्वल टू n1 बिग ब्रैकेट m1 अपॉन m2 सेपरेट पावर a, क्योंकि पावर a किस किस की है, एक m1 की है और नीचे m2 की है। अब l2 को देखो पावर सेम है, तो इस पर स्टार लगा देना, ये लास्ट एक्सप्रेशन है, इसको हम यूज लेने वाले हैं, इनटू
T1 ऊपर T2 डिनोमिनेटर में और होल पावर C कंबाइन कर दिया। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, by using this expression, by using this formula, we can find value of physical quantity in another system of unit. If you are given the value of physical quantity in one system of unit, अगर एक सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू गिवन हो तो दूसरे में आप पता लगा सकते हैं इसको यूज लेकर, है ना। तो पहले यहाँ तक पहुंच जाए, एक तो यूजफुल फॉर्मूला। अब इसका एप्लीकेशन करेंगे तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझना है। और डेरिवेशन जो है इसका बहुत ही ऑर्डिनरी सा है, एक फिजिकल क्वांटिटी आपको एज्यूम करनी पड़ती है ना। किसी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम करनी पड़ती है, उसकी यूनिट एज्यूम करनी। सेम फिजिकल क्वांटिटी की किसी दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट एज्यूम करनी पड़ती है। बिकॉज फिजिकल क्वांटिटी वही है, इसलिए इक्वेशन 1 से और 2 से इक्वेट करने से, है ना, हमें 3 मिल जाती है। फिर हम कहते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। इसलिए फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने इक्वेशन 4 मान लिया, और इक्वेशन 4 को लिखने से पहले हमने पूरा क्लियर किया m1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है, यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी तरह से जैसे होता है ना MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, तो MKS सिस्टम में मीटर होता है ना, मास के लिए केजी होता है, लेंथ के लिए मीटर होता है, टाइम के लिए सेकंड होता है। सीजीएस सिस्टम में है ना, ग्राम, सेंटीमीटर और क्या होता है, सेकंड होता है, कोई बात नहीं, सेम भी हो सकता है। एफपीएस सिस्टम में पाउंड होता है, फुट होता है, सेकंड होता है, इस तरह से। तो यूनिट को रिप्रेजेंट करता है डायमेंशन फॉर्मूला। और एबीसी के बारे में आपको क्या बताया कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसकी कुछ डायमेंशंस होती है, मतलब एमएलटी की कुछ एक्सपोनेंट्स होती है। अब एबीसी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो ये एक तरह से फॉर्मूला हो गया, एबीसी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। चलिए, तो एक फॉर्मूला आपके सामने है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको बात समझ में आए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया था, क्वेश्चन क्या था, लिखिए, इन एमकेएस सिस्टम, इन एमकेएस सिस्टम, एमकेएस या ऐसा ही दोनों बोल सकते हैं, इन एमकेएस क्या होता है इसका फुल नाम, कोई बता दे, आवाज आ रही है ना? मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, सेकंड सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। तो इन एमकेएस सिस्टम द वैल्यू ऑफ G is 9.8 meter per second square. Full stop. In MKS system, the value of G is 9.8 meter per second square. तो मैं इस ऊपर वाले जिस पर स्टार लगा रखा है, इसके लिए मैंने कहा था आपको एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में वैल्यू गिवन होगी और सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में फाइंड करने के लिए कहेंगे। अब आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद, फाइंड its value in CGS system. It's for G, gravitational acceleration. Find its value in CGS system. प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो इजी क्वेश्चन पहले करवा रहा हूं ताकि फॉर्मूले का यूज लेना हमें आ जाए। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन न्यूमेरिकल करने में, सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले, है ना, गिवन सब कुछ लिखते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन तो n1 कितना है, 9.8। ध्यान दें, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट आपको गिवन होती है, तो गिवन क्या है, एमकेएस सिस्टम, मतलब n1 कितना हो गया, 9.8। ठीक है, u1, तो u1 को मैं ऐसा लिख देता हूं, कैसा लिख देता हूं, m1 पावर a, L1 पावर B और T1 पावर C, है ना। G को क्या बोलते हैं हम, स्मॉल g को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सही बात है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसकी यूनिट आपको सही लिखी हुई है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे A B C की वैल्यू पता लग रही है, आपको पता लग रही है, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू। यस सर, बताएं जिसको पता लग रही है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी a 0 होता है
हाँ B1 T B1 minus 2. होगा और T-2 होगा, क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सीधी सीधी बात कहूं, कोई सा भी एक्सेलरेशन हो, है ना, तो किसी भी एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, m0 L1 T-2, है ना। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, यही होगा, m0 L1 T-2। इसका मतलब A की वैल्यू 0 होगी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए, B की वैल्यू 1 होगी और C की वैल्यू -2 होगी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब CGS सिस्टम देखो, दूसरा सिस्टम कौन सा है, CGS सिस्टम। तो U2 इक्वल टू क्या एज्यूम करते हैं हम, U2 इक्वल टू M2 रेज टू द पावर A, L2 रेज टू द पावर B, T2 रेज टू द पावर C। अब आपको एक एक में रिलेशन पता होना चाहिए। चलिए पहले हमने ये लिख लिया, N1 हमें गिवन है, U1 क्या है, MKS सिस्टम में है, और U2 क्या है, CGS सिस्टम। वी नो, फॉर्मूला लिखना है आपको, वी नो क्या, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 होल पावर A। फटाफट लिख ले फॉर्मूला, L1 अपॉन L2 होल पावर B इंटू T1 अपॉन T2 होल पावर C होल पावर C। अब दो काम करने हैं हमें, पहला N1 की वैल्यू पुट करनी है इस फॉर्मूले में विच इज 9.8। दूसरा आपको ये बताना है मुझे M1 क्या है, MKS सिस्टम में मास का रिप्रेजेंटेटर है, मास की यूनिट है ना। तो MKS सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो MKS सिस्टम में मास की यूनिट होती है kg, है ना। ये तो सिंबल थे, अब आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट कोई 1000-2000 नहीं है, 2-3 ही है, MKS, CGS, FPS। तो MKS सिस्टम का रिप्रेजेंटेटर है U1, और U1 के लिए ये एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन में पहला है मास के लिए, दूसरा है लेंथ के लिए, तीसरा है टाइम के लिए। तो मास की यूनिट kg होती है MKS में, लेंथ की यूनिट मीटर होती है MKS में, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। CGS में बात करें, बताइए, CGS में मास की यूनिट ग्राम है ना, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो हम कुछ चेंज करते हैं इस फॉर्मूला में। तो पहला क्वेश्चन इसलिए स्लो चल रहे हैं, इसके बाद थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखिए N2 इक्वल टू 9.8, जो वैल्यू गिवन है वो पुट करते जाते हैं, है ना। और M1 मतलब kg, है ना। M2 मतलब ग्राम। देखो क्या कर रहा हूं मैं, M1 को लिखा है मैंने kg, MKS सिस्टम में इसलिए, M2 को मैंने लिखा है ग्राम, CGS सिस्टम में इसलिए। A की वैल्यू कितनी लिखूंगा, 0 लिखूंगा, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो नॉलेज काम आ रही है पुरानी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए M0 L1 T0 होता है, ठीक है, लिख दिया इनटू। अब सेकंड बिग ब्रैकेट देखो, सेकंड वाला, L1 के प्लेस पर क्या लिखूंगा, मीटर, और L2 के प्लेस पर क्या लिखूंगा, सेंटीमीटर। हाँ, अब P की वैल्यू कितनी होती है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के लिए, देखो, ठीक है, 1 लिखा है मैंने। तो A की वैल्यू 0, B की वैल्यू 1। अब लास्ट बिग ब्रैकेट को देखें, तो इनटू T1, तो T1 सेकंड है, T2 भी सेकंड ही है, तो टाइम बहुत ही ऑर्डिनरी सी बात है। MKS हो, CGS हो, SI हो, FPS हो, टाइम के लिए सब क्या यूज लेते हैं, सेकंड, ठीक है। पावर -2 है ना, बिकॉज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको पता है, M0 L1 T-2, दैट मीन्स आपको क्या पता है, A0 B इक्वल टू 1, C इक्वल टू -2, वैल्यू पुट कर दी ABC की, इसलिए आपको पहले डायमेंशन फॉर्मूलाज बताए गए। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप, N2 इक्वल टू 9.8 एज इट इज। अब देखो पावर 0 है, क्या करें इसको पहले ऐसा लिखते हैं, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम होल पावर 0, ऐसा लिखते हैं।
1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? ठीक बात, देखो ध्यान से। तो 1 kg को मैंने लिखा 1000 ग्राम, ग्राम ऑलरेडी नीचे था, 0 पावर थी। 1 मीटर कुछ भी नहीं है तो 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, नीचे ऑलरेडी सेंटीमीटर है वही लिखा। सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या होगा अंदर 1, 1 की पावर -2, ठीक है, 1 की पावर -2 चलिए। नेक्स्ट स्टेप 9.8 ग्राम से ग्राम कैंसिल, 1000 होल पावर 0 इनटू सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 100 होल पावर 1 इनटू 2 टू दी 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या आता है बताइए। जैसे आपसे कहें 1 की पावर 100, 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 कितनी बार भी कर दो। अगर आपको कहें 1 की पावर -2 तो कोई बात नहीं, इसका मतलब 1/1 स्क्वायर, 1/में 1 स्क्वायर है ना, 1/1 भी क्या होता है 1 ही होता है। तो 1 की पावर कुछ भी हो वापस क्या आता है 1 ही आता है, ठीक है। अब 1000 की पावर 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 है कुछ 1 आएगा। 1000 की पावर 0 1 ही आएगा भाई, कैसे? 100 की पावर 1 तो 100 होता है और ये 1000 की पावर 0 1 कैसे आता है? x की पावर 0 1 सुना है आपने? y की पावर 0, z की पावर 0 1 होता है, कैसे होता है? तो अगर आपसे पूछें x टू दी पावर 5 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा तो क्या बताएंगे आप? जल्दी जल्दी बताओ, x raised to power जल्दी 3। बताना है ना, x की पावर 3। बट बीच में एक स्टेप आता है जो हम एस कैप कर देते हैं, वो स्टेप ये आता है x की पावर 5 -3, सॉरी 2 है ना नीचे, x की पावर 5 -2, 5 ऊपर है, x की पावर 2 नीचे है। अब आप कहते हैं x क्यूब, मैं आपको कह दूं x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर तो आप कहेंगे फटाफट 1, बट बीच में एक स्टेप आता है, वो बीच में स्टेप क्या आता है x की पावर 2 -2, x की पावर 0। अब x की पावर 0 क्या हो जाता है, ठीक है, वैसे कट करके सीधा हम क्या बोल देते हैं 1। इसका मतलब आप समझ गए ना कि किसी भी है ना, किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 कर दें तो उसको हम फटाफट क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, क्योंकि पावर 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर सेम टर्म्स हैं तभी पावर 0 होती है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स है तभी पावर 0 होती है, और सेम टर्म्स है तो कट होकर क्या आता है 1 आता है। तो यहाँ पर 1000 की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 मतलब 1, इस तरह से होता है, मतलब 1000 अपन 1000 या 1000 स्क्वायर अपन 1000 स्क्वायर। चलिए तो अब प्रोडक्ट करना है, तो इसका मतलब आंसर आ गया मेरे पास n2 इक्वल टू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, या 918 ही लिखे अभी, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिखे। बताइए n2 की वैल्यू 980, ठीक है ना, जल्दी जल्दी यस सर। है ना। तो एमकेएस सिस्टम में आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी जी की 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस सिस्टम में हमने एक लॉन्ग मेथड से ये वैल्यू फाइंड की। लॉन्ग मेथड से क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जाम में गिवन होगा क्या, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए बाउंड कर देंगे एग्जाम में, और वहां क्या लिख देंगे बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ठीक है, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिले बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड, इसका मतलब आपको बाउंड नहीं किया, तो आपको और कोई इजी मेथड पता है तो उससे भी कर सकते हैं। बट अगर एग्जाम क्वेश्चन ने ही बाउंड कर दिया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ओनली बाय यूजिंग डायमेंशनल मेथड, तो आपको पूरा मेथड यूज लेना पड़ेगा, ये फॉर्मूला यूज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो n2 की वैल्यू आ गई 980। ठीक है, और आप g इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं आप 980 क्या सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए होता है n2 इंटू u2। अगर कोई n2 की वैल्यू के साथ यूनिट लिख दे तो गलत हो जाता है। n2 तो एक प्योर नंबर होता है, इसलिए मैंने वहां से यूनिट इरेज कर दिया। हाँ, फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं लिखूंगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद यूनिट लगाऊंगा। ठीक है, तो ये वैल्यू है सीजीएस सिस्टम में जी। तो
अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं और टाइम देख लेता हूं मैं, कुछ बच्चों की मैथमेटिक्स की क्लास भी होती है। तो एक क्वेश्चन है, 2 मिनट्स आपको लगेंगे, है ना। मुझे हल्का सा हिंट देना है, आपको सॉल्व करना है। यस स्टूडेंट, इरेज कर सकता हूँ ना, ऊपर नीचे बताइए, नीचे वाला पोर्शन इरेज कर सकता हूँ। चलिए, तो मुझे आप ये बताओ, फोर्स की वैल्यू आपको मैं बता रहा हूं 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, है ना। यू आर गिवन फोर्स इक्वल टू 5 न्यूटन। तो न्यूटन एसआई सिस्टम में फोर्स की यूनिट होती है, और एसआई सिस्टम किससे बना है? एमकेएस सिस्टम का ही मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है। तो फोर्स की एक और यूनिट आप लिख सकते हैं क्या? और आप कहेंगे हाँ बात तो सही है, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। यस स्टूडेंट बताइए, एसआई सिस्टम में न्यूटन होती है और एमकेएस सिस्टम में मैंने सही लिखी है क्या? यस सर। बिल्कुल ठीक है ना। Yes, अब आपको क्या बताना है? आपको मुझे फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है सीजीएस सिस्टम। फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स, सेम फोर्स इन सीजीएस सिस्टम। क्या करेंगे बताइए आप? तो मैं आपको बता देता हूं क्या करना है, और बहुत जल्दी करना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है, ठीक है। वो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला आपको मे बी लर्न हो गया होगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। एबीसी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के लिए एबीसी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जैसे मुझे पता है फोर्स के लिए एबीसी की वैल्यू क्या होगी, 1 1 -2, 1 1 -2। एग्री करते हैं क्या? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m1 l1 t -2, m1 l1 t -2। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, c की वैल्यू -2 होगी। तो एक बात तो हमें फिजिकल क्वांटिटी से पता लगती है कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है क्वेश्चन में, फोर्स है। फोर्स है तो a b c की वैल्यू आपको सोचनी है क्या होगी। अब दूसरी बात, न्यूटन या एमकेएस सिस्टम रिलेटिव है ना। न्यूटन, साइंटिस्ट न्यूटन के रेस्पेक्ट में एसआई सिस्टम में यूनिट है, और इसी को आप एमकेएस सिस्टम में भी लिख सकते हैं, सेम है, 5 kg इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब सीजीएस सिस्टम में लाना है, तो हमें पता लग गया हमें कहां से कहां कन्वर्जन करना, ठीक है। n1 कितना है बताइए जल्दी, गिवन जो होता है वो n1 होता है। 5 ट्रू, सभी यही सोच रहे हैं ना। n1 की वैल्यू जो गिवन होती है वो होती है, n2 आपको पता करना होता है, ये लीजिए 5। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, m1 के प्लेस पर फटाफट क्या लिखूंगा, kg, और m2 के प्लेस पर ग्राम, क्योंकि सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है। नीचे होता है वो सिस्टम सेकंड वाला जिसमें कन्वर्ट करना है, a की वैल्यू 1, ओके, l1 मीटर और l2 सेंटीमीटर, ट्रू, b की वैल्यू ऑल्सो 1, टाइम सेकंड, सेकंड पावर -2। देखिए आधे से ज्यादा काम हो गया। ये कौन, चलिए, तो n2 इसका आज हमने रिकॉर्डिंग भी किया, आपको सेंड कर देंगे। 1 kg हाउ मेनी ग्राम्स, सब जानते हैं, पावर 1। 1 मीटर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, पावर 1। सेकंड, सेकंड 1 कैंसिल हो गया, पावर -2। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, 5 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू किसी की भी पावर 1, है ना। ये तो 1 की पावर -2 है, ठीक है, 1 की पावर -1 होगा। तो 1000 पावर 1 1000, 100 पावर 1 मतलब 100। तो n2 कितना आया, 5 लाख, 5 zeros, ट्रू, 1 2 3 4 5। n2 की वैल्यू कितनी आई, 5 लाख। तो आपका आंसर क्या होगा, फोर्स इक्वल टू 5 लाख यूनिट ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर।
सीजीएस सिस्टम में फोर्स को कन्वर्ट कर दिया मैंने, ये है आंसर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या पता लगाते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से क्या पता लगाते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू, और फिर आंसर कुछ सेपरेट ऐसे लिखते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू पता लग गई तो सीजीएस सिस्टम में हमें पता है क्या करेंगे हम, केजी के प्लेस पर ग्राम, मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर और सेकंड ही होता है। ओके स्टूडेंट, बताइए हो गया? 5 लाख ही आएगा ना? यस सर। यस सर। और भी हम क्वेश्चन से डील करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तब इस फॉर्मूले की है ना इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में और धीरे धीरे फिट होती जाएगी। तो आज हम हमारी क्लास को है ना इस क्वेश्चन के साथ स्टॉप करते हैं। आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, आप चाहें तो वापस देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, कल की क्लास के बारे में आपको इन्फॉर्म थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.